जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 12 के इतिहास के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। अब तक हमने इसमें महात्मा गांधी जी के 3 मुख्य जो आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि मुख्य रूप से ज़्यादा इसमें सविनय अवज्ञा और असहयोग के बारे में काफ़ी जानकारी है और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, वो भी हमने इसमें अध्ययन किया। उसके अलावा और जो छोटे छोटे आंदोलन मूवमेंट थी उनके बारे में भी हमने इसमें जाना। और इस अंतिम पार्ट में हम 15 अगस्त 1947 के बाद के जो कार्य हैं गांधी जी के, उनके बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। महत्वपूर्ण जानकारी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। धैर्य बनाए रखें और अपने समय के मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको देख सकते हैं या इसकी गति को कम ज़्यादा करके भी आप देख सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। आप सबसे अपील है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। कोई जिज्ञासा, कोई अन्य प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। आखिरी बहादुराना जो दिन है, किस दिन को आखिरी बहादुराना दिन के रूप में संबोधित किया गया? देखिए, 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव हो रहे थे आज़ादी के और गांधी जी वहाँ नहीं थे। उस समय कलकत्ता में थे वे, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कोई झंडा फहराया। गांधी जी 24 घंटे के उपवास, उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे 15 अगस्त 1947 को। तो प्रश्न ये है कि भाई क्या गांधी जी 15 अगस्त 1947 के कार्यक्रम में शामिल थे? नहीं, वो दिल्ली में नहीं थे। जो राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में जो उत्सव मनाया जा रहा था और उसके बाद भी कलकत्ता में थे, उस दिन भी उन्होंने किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, झंडा नहीं फहराया और उस दिन 24 घंटे के उपवास पर गांधी जी थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। अकल्पनीय कीमत की मतलब देश का बंटवारा और बहुत अधिक मारकाट इस समय देश में थी, जिसकी अकल्पनीय जो एक यानी कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, वो कीमत हमें चुकानी पड़ी राष्ट्रीय आज़ादी प्राप्त करने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। तो इस वजह से उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। देश का बंटवारा हो गया था, बड़ा दुख था उनको। जिस आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो देश के टुकड़े हो गए। बहुत सारे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। तो ये स्थिति थी इस समय। उनकी जो जीवनी लेखक हैं D.G. तेंदुलकर, उन्होंने लिखा कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। जहाँ जहाँ भी पीड़ित लोग थे दंगों के, उन्होंने सिख, हिंदू और मुसलमान सभी से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने और शांति से रहने का संकल्प ले। गांधी जी ऐसा उपदेश दे रहे थे, लोगों को सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे कि अपने दुख दर्द को भूलो, राष्ट्र को सामने रखें। गांधी जी और नेहरू के आह्वान पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था उसको कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बने रखा जाना चाहिए, ऐसे ही बनाए रखना है उसको। यानी कि बेशक दो राष्ट्र का सिद्धांत जो जिन्ना द्वारा दिया गया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इनको इकट्ठा नहीं रह सकते, इनके आचार विचार, खान पान, कार्यशैली सभी एक दूसरे के विरुद्ध है। तो दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था उससे दो राष्ट्र बन चुके थे, हिंदुओं के लिए भारत और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। लेकिन जो कांग्रेस थी वो ये कह रही थी कि भारत जो है हमेशा से ही बहुत सारे धर्मों और नस्लों का देश रहा है, उसको ऐसे ही बनाए रखना है। बेशक मुसलमानों को अलग देश मिल गया हो तब भी मुसलमान यहाँ रह सकते हैं। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा
जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को राज्य के ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। तो कांग्रेस ने अपने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को सहन नहीं करेगा। हर व्यक्ति की जो एक स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा की जाएगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद गांधी जी को जीवन का श्रेष्ठतम क्षण इसको कहा। बहुत सारे विद्वानों ने इस समय इस प्रकार का जो भारत आज़ादी के बाद जो स्थिति थी उसको श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में शरणार्थियों की जो आपत्ति थी उनके कारण उनकी जो सभाएं थी अस्त व्यस्त होने लगे थे। बहुत सारे शरणार्थियों की को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी कि वो इन शरणार्थी शिविरों में कुरान पढ़ रहे हैं, तो उस पर आपत्ति जताते थे। कई लोग उन बात पर नारे लगाते थे कि गांधी जी उन हिंदू और मुसलमानों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, कि बार बार आप मुसलमानों का पक्ष लेते हो, मुसलमानों के बारे में आप बात करते हो, कुरान पढ़ते हो हर समय तो शरणार्थी शिविरों में, तो आप हिंदुओं और सिख जो पाकिस्तान में फंसे हैं उनके बारे में बात नहीं करते। जो भारत में शरणार्थी, दिल्ली में शरणार्थी पड़े हैं जो हिंदू और सिख, उनकी दयनीय स्थिति को भी आप नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे। जी.डी. तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहाँ भी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वे किस पहले ये देखिए एक दंगाग्रस्त गांव में जाते हुए महात्मा गांधी 1947 में, ये यहाँ एक चित्र दिया हुआ है एक दंगाग्रस्त गांव का दौरा करते हुए। यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है महात्मा गांधी की मृत्यु। एक प्रचलित चित्र दिया हुआ है। लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता के रूप में दिखाया गया है। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकीकरण को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता है। यहाँ आप जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों को गांधी जी की चिता के सामने एक दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए, और मध्य में स्वर्ग में महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद दे रहे चित्र हैं। बीच में ध्वज, बीच में महात्मा गांधी, ये परियां मालाएं पहनाती हुई, और ये एक तरफ महात्मा गांधी हैं, सॉरी सरदार पटेल हैं, और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू। ये चित्र यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट कि पाकिस्तान भी जाना चाहते, लेकिन किस मुंह से जाते जबकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ था, लेकिन वे 20 जनवरी 1948 को, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया था कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। हमने पीछे पढ़ा था कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। तो उसके महत्व के बारे में बता रहे थे। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, तो स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त को मिली, तो आज़ादी का दिवस हमारा 15 अगस्त हो गया। तो 26 जनवरी के इसी महत्व को बनाए रखने के लिए हमने अपना जो संविधान है 26 जनवरी को लागू किया था। लेकिन उसके शुरुआती जो महीने गहरे तौर पर मोहभंग करने वाले साबित हुए। फिर भी उनका विश्वास था कि जो बुरी घड़ी है वो बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों धर्मों में समानता के लिए काम करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व और श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबकी सुरक्षा की जाएगी। उन्होंने यह आशा भी जताई थी कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र और भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद और सम्मान देते रहेंगे, और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। ऐसा गांधी जी और जो कांग्रेस थी वो मान रही थी। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी देश विभाजित हो गया, और उसकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के साथ अपना संबंध बनाए रखें। बहुत सारे भारतीयों को यह
जो सहृदय आचरण था पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में, जो एक दैनिक प्रार्थना होती थी, एक युवक ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया और उसका नाम था नाथूराम गोडसे, जो पुणे महाराष्ट्र से थे। तो गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत के राजनीतिक फलक पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात जो गैर भारतीय थे, उन्होंने भी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में अपना संदेश भेजा। यानी कि सभी दुनिया के जो महान लोग थे, उन्होंने भी शोक संदेश भेजे, आश्चर्य जताया। एक जमाने में उनकी कद काठी और कथित रूप से उनके बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपवास उड़ाने वाली जो टाइम पत्रिका थी, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बलिदान से की। पत्रिका में कहा गया कि एक धर्मांध अमरीकी ने लिंकन को मार दिया था, यानी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, क्योंकि उन्हें नस्ल और रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। जबकि दूसरी ओर एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम्स ने लिखा कि दुनिया जानती थी कि उन्होंने, यानी कि गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार लिंकन की मृत्यु पर कर लिया था। दुनिया जानती थी कि दुनिया ने मौन धारण कर लिया है, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। तो गांधी जी की मृत्यु की तुलना उन्होंने, जो अखबार था उन्होंने भी और विद्वानों ने भी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनकी हत्या के बराबर माना। देखिए, गांधी जी को मारने के जो कारण थे वो बहुत सारे कारण जो बताए हैं। जो नाथूराम गोडसे थे और नारायण आप्टे, उन दो व्यक्तियों को फांसी दी गई थी अम्बाला जेल में, और 5 अन्य जो लोग थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। 2 को उनको बाद में बरी कर दिया गया था। उनमें जो वीर सावरकर थे, उनके ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगे थे, लेकिन वो भी बरी हो गए थे इन आरोपों से। तो गांधी जी के बारे में जो उन्होंने मृत्यु का कारण बताया, जो अपने बयान दिए नाथूराम गोडसे ने, उन्होंने ये बताया कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। गांधी जी ये कहते थे कि पाकिस्तान मेरे 100 पर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान गांधी जी के 100 पर नहीं बना, वो आम लोगों के 100 पर बना दिया गया कि आम लोग मर रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ बंगाल में, और पाकिस्तान में ट्रेनें जो हिंदू सिखों की लाशों की भरकर आ रही थी, जो शरणार्थी भारत में आए, दिल्ली में उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके साथ बहुत ज़्यादती थी। ये कोर्ट में अपने बयान में जो नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या करने के कारण बताए थे। और क्या कहा कि जो शरणार्थी हैं, जब वे जो मुस्लिम लोग यहाँ से गए हैं उनके घरों में या मस्जिदों में उन्होंने आश्रय लिया, तो क्योंकि ठंड थी, दिसंबर जनवरी के जो महीने थे, उनमें भीषण ठंड में गांधी जी ने ज़बरदस्ती, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी जी ने ज़बरदस्ती उन हिंदू और सिख परिवारों को, जो मुसलमानों के घर थे जो खाली हो गए थे, अब मस्जिदें थी, उनमें रहने से बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, ये मुसलमानों की जगह है। तो ऐसे आरोप उनके ऊपर गोडसे ने लगाए। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें मैंने प्रत्यक्ष दिल्ली में शरणार्थी जो लोग हैं उनमें के बीच में रहकर उनसे बातचीत की। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को गोद लिए, महिलाओं को भूखे नंगे सड़क पर ठंड में विचलित होते देखा। ऊपर से वर्षा हो रही है, उस भयानक सर्दी में, वर्षा में अपने बच्चों को कैसे बचाएं, उन हिंदू और सिख परिवारों की पीड़ा को उसने महसूस किया। इसके लिए वो गांधी जी को जिम्मेदार मानते थे कि उन्हें मुसलमानों की चिंता हो रही है, लेकिन हिंदू शरणार्थी जो यहाँ आ रहे हैं उनको भी ऐसे एक संकट का जो समय है उसमें आश्रय, छत, मस्जिद या मुसलमानों के जो मकान थे खाली, उनमें रहने नहीं दिया जा रहा है। ये ऐसे आरोप नाथूराम गोडसे ने उनके ऊपर लगाए। इसके अलावा और क्या कहा
कि 55 करोड़ जो रुपया था उसको देने के लिए गांधी जी सरकार पर दबाव बना रहे थे। हालांकि सरकार ने, सरदार पटेल, नेहरू ने पैसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि जो पाकिस्तान था उसने कश्मीर पर तुरंत ही आक्रमण कर दिया था सितंबर अक्टूबर में। तो कहा कि हम उनको 55 करोड़ नहीं देंगे। हालांकि 20 करोड़ हम आज़ादी के समय ही, बंटवारे के समय ही उनको दे चुके थे। तो बाकी जो 55 करोड़ रुपए थे वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के मना करने पर भी जो गांधी जी थे वो अड़े हुए थे कि उनको जो पैसा है बकाया 55 करोड़ वो दिया जाए। तो इस बात से भी गोडसे जो थे, या ये जो इस किस्म के जो व्यक्ति थे जो इनसे जुड़े हुए वह लोग थे, तो वो इस बात से भी क्रोधित थे कि गांधी जी उनके कार्यों पर पर्दा डाल रहे हैं और हिंदू सिखों को बेबस कर रहे हैं। जब वो भारत पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान वो बनवा चुके हैं, तो पाकिस्तान बनवाने के बाद अब भारत में जो बचा है, भारत का बंटवारा हो चुका है और उसके बाद भी अब वो भारत पर हमले कर रहे हैं, तो हम उनको पैसे क्यों दें। तो इस बात से भी वो खपा थे। उनका कहना था कि जो गांधी जी हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं को ये उपदेश दे रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें, हिंसा का प्रयोग ना करें। लेकिन मुसलमानों के प्रति इस प्रकार की घटनाओं पर वो मौन धारण कर लेते थे। बंगाल में बहुत सारे हिंदुओं की हत्या हुई, तो उस पर उन्होंने मौन धारण किया, सिर्फ हिंदुओं को उपदेश दिया, सिखों को उपदेश दिया कि आप ऐसा ना करें। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने लगा कि गांधी जी जो हैं अब राष्ट्र के लिए, शायद हमारे राष्ट्र के लिए घातक बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो इस प्रकार के उग्र विचारों के लोग थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या करने का एक षड्यंत्र रचा। कोर्ट में नाथूराम गोडसे का जो बयान था लगभग 5 घंटे का बयान था, और लगभग जब उसको लिखा गया तो 112 पेज वो शायद बनते थे। तो इसमें इन्होंने और भी कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया कि इस अदालत के बाद भी एक अदालत और है जहां मेरे निर्णय को उचित ठहराया जाएगा। राष्ट्रवादी होने के नाते यदि राष्ट्रवादी होना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, मैंने गलत कार्य किया है, हिंसा की है मैंने, लेकिन वो राष्ट्रहित में मैंने ऐसा किया है। और उस अदालत में मुझे विश्वास है कि मुझे बरी कर दिया जाएगा, जो भगवान की अदालत है। ऐसा उन्होंने अपने जो कथन है, संबोधन है, उनमें इस प्रकार का बयान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था। गांधी जी जब छोटी छोटी बात को लेकर या अंबेडकर को समझाने के लेकर और भी कोई विषय होते उन पर आमरण अनशन शुरू कर देते थे, तो जब देश का बंटवारा हुआ और कहते थे कि 100 पर उनके पाकिस्तान बनेगा, तो वहाँ पर कहीं भी गांधी जी का ऐसा कोई प्रयास नज़र नहीं आया कि उन्होंने पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए आमरण अनशन की कोई घोषणा की हो, आमरण अनशन रखा हो। तो ऐसे ऐसे आरोप जो हैं नाथूराम गोडसे के द्वारा लगाए गए थे कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़ी, जबकि मस्जिद में उन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी। उनके सारे जो कार्य थे वो हिंदू विरोधी थे और मुसलमानों को पक्ष लेते थे। तो इसी वजह से ये जो इस उग्र विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी थी। आइए हम थोड़ा सा भारत विभाजन के कुछ हल्के फुल्के से जो कारण हैं मुख्य से, उन पर भी नज़र मार लें। तो भारत विभाजन के अनेक कारण हैं, उनमें मुख्य कारण ये था कि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब वो अधिक समय तक देश को आज़ाद नहीं रख सकते थे। दूसरा कारण ये था कि मुस्लिम लीग को, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की जो अनुचित मांगे थी उनको भी स्वीकार किया। इससे उनको जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण का जो भाव था वो बढ़ता चला गया और नाजायज़ मांगों के लिए भी वो ज़्यादा संघर्ष करते दिखे और कांग्रेस सरेंडर करती दिखी, आत्मसमर्पण करती दिखी। तो यहाँ कांग्रेस की जो कमज़ोरी है और मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता, ये दोनों ही भारत विभाजन का कारण बनी और मुख्य रूप से कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी, जिन्होंने थोड़ा धैर्य और नहीं किया।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था, सीधी कार्रवाई, उससे पूरे देश में, बंगाल के साथ साथ पूरे देश में कत्लेआम शुरू हो गया, जिसमें हिंदुओं को बुरी तरह से मारा जा रहा था। उसके बदले में फिर हिंदुओं ने भी इस प्रकार की कार्रवाई को करना शुरू कर दिया। तो ये सारी जो कार्रवाई थी, मुस्लिम लीग इस लिहाज से कर रही थी कि कांग्रेस ये स्वीकार कर ले कि मुसलमानों के साथ या मुस्लिम लीग के साथ इकट्ठा रहना अब संभव नहीं है। वो स्वयं स्वीकार कर ले कि पाकिस्तान बना दिया जाए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने माउंटबेटन का जो योजना थी उसको स्वीकार कर लिया था। इस योजना के अनुसार भारत विभाजन का प्रस्ताव था। जैसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसको याद रखना, अंतिम भी थे 1947 तक, यानी कि गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम जो भारतीय थे लॉर्ड माउंटबेटन के बाद वो राजगोपालाचार्य जी थे। तो 3 जून 1947 को एक योजना पेश की थी। उसकी विशेषताएं थी कि भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े यानी कि अब होंगे, देश आज़ाद होगा। ब्रिटिश सरकार जो है सत्ता हस्तांतरित करने के लिए 1948 की प्रतीक्षा नहीं करेगी, क्योंकि 30 जून 1948 को ये कहा था कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, किंतु वह 1947 में ही सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गई थी। तो ये सारे ऐसे जो कारण थे, इन कारणों से भारत विभाजन को काफ़ी बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कांग्रेस थी, अब वो शायद ऐसा लगता था कि थक चुकी थी, हार चुकी थी, जो उसने विभाजन को स्वीकार कर लिया। अब उनको भी शायद ऐसा लगता था कि अब शायद उनके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं रही कि वो संघर्ष कर सके या इंतज़ार कर सके। नहीं तो 1900, क्योंकि लेबर पार्टी की सरकार इस समय ब्रिटेन में आ गई थी और उन्होंने स्वयं ही, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, क्योंकि अब वो भारत को स्वतंत्र रखने की स्थिति में ज़्यादा नहीं थे। और इस समय उन्होंने अनेकों देशों को स्वतंत्र किया। 1950 के आसपास, 1950 के दशक में लगभग 50 से अधिक देश उनसे स्वतंत्र हुए और किसी भी देश का ऐसा बंटवारा नहीं हुआ जैसा भारत का हुआ। अगर आप फिलिस्तीन और इजराइल को छोड़ दें तो अन्य कोई ऐसा विश्व में उन्होंने किसी भी देश का बंटवारा नहीं किया जैसा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा उन्होंने किया। तो यहाँ कांग्रेस को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, अपने मनोबल को बढ़ाकर रखना चाहिए था और अपनी जो महत्वाकांक्षा है, अपने जो थोड़े बहुत स्वार्थ रहे होंगे जिन नेताओं के, कोई सत्ता पाने का, सत्ता लोलुपता भी इस समय कुछ बढ़ चुकी थी, तो वो सारे कारण देश के विभाजन के रहे हैं। अब थोड़ा सा पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर थोड़ा सा विचार करें। पाकिस्तान की जो सबसे पहले मांग है, उसका जो प्रथम विचार है, जो प्रसिद्ध उर्दू कवि थे मोहम्मद इकबाल, 1930 में उन्होंने जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा था, तो ये मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन था इलाहाबाद में हुआ था, उसमें प्रस्तुत किया गया था। और वे चाहते थे कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। लेकिन वो भारत विभाजन के उस समय पक्ष में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के इस विचार से पक्ष में थे कि एक ऐसा राज्य बनाकर पाकिस्तान को भारत के अंदर ही रखा जाए, भारतीय संघ के अंदर ही पाकिस्तान को रखा जाए। वे इसे स्वायत्तता दिए जाने के पक्ष में थे। लेकिन उसके बाद उनके इस विचार ने, पाकिस्तान के इस विचार ने लंदन के जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, उसमें मुस्लिम विद्यार्थियों को बहुत प्रभावित किया और चौधरी रहमत अली जो थे, उनके नेतृत्व में मुसलमान विद्यार्थियों ने पाकिस्तान संबंधी एक योजना तैयार की 1933 में। और इसे मुस्लिम नेताओं ने, विद्यार्थियों की इस योजना को धीरे धीरे आगे व्यवहारिक बनाने में थोड़ा थोड़ा योगदान देते चले गए। जब 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया, तो मुस्लिम लीग ने सारे भारत में मुक्ति दिवस इस दिशा में इस समय को मनाया था।
1940 में जिन्ना ने दो राष्ट्र का सिद्धांत प्रचलित किया और लाहौर में ये जो आज आयोजन हुआ मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, उसमें कहा था कि हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र हैं, उनके धर्म दर्शन रीतियाँ साहित्य सब अलग हैं। तो ये सारे कारण थे। इसके अलावा जो कांग्रेस तो थी ही, लेकिन जो अंग्रेज़ों की वोट डालो शासन करो की नीति भी थी, उसी के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ये सारे कारण होते हुए भी अगर जो भारतीय लीडरशिप थी, कांग्रेस थी, उस समय के जो नेता थे वो दृढ़ रहते कि हमें चाहे आज़ादी में 2 साल और लग जाएं, 4 साल और लग जाएं, देश का बंटवारा हम नहीं सहन करेंगे, तो शायद देश का बंटवारा रुक जाता। लाखों की तादाद में कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि लगभग 20 लाख से अधिक लोगों का इसमें कत्लेआम हुआ, धर्मांतरण हुआ, जिनको हिंदू और सिखों को मुसलमान बनाया गया। तो ये सारी जो घटनाएं थी नहीं होती। हालांकि मरने वालों में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, सभी मरे, लेकिन जो धर्मांतरण है, धर्म का परिवर्तन है, वो हिंदू और सिखों का हुआ भारी मात्रा में। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर रह गए थे, उनको मजबूरन वहाँ अपने धर्म को छोड़ना पड़ा। और जो नाथूराम गोडसे थे, वो ये भी कह रहे थे कि जो धर्मांतरण था कि पाकिस्तान से हिंदू और सिख जो हैं वो भारत में ना आए, वहीं रहें। तो इस चीज़ का भी उनको अंदेशा हो रहा था, क्योंकि घटनाएं धर्मांतरण की उस समय शुरू हो रही थी। या तो उनको मारा जा रहा था, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, या फिर उनको छोड़ने के लिए वहाँ से मजबूर किया जा रहा था। तो ये सारी परिस्थितियाँ थी। कांग्रेस अगर थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखती तो शायद देश का विभाजन रुक सकता था। तो ये भारत विभाजन के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से मुख्य कारणों पर हमने चर्चा की। अब आगे नेक्स्ट देखिए कि गांधी जी को समझना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। यानी कि गांधी जी के बारे में बहुत सारे हमारे पास बहुमूल्य स्रोत हैं जिनसे हम उनके बारे में जान सकते हैं। सार्वजनिक स्वर और निजी लेख। इस दिशा में गांधी जी और उनके सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वी दोनों तरह के जो समकालीन थे, यानी कि उसी समय के थे, उनके लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज़ को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। यानी कि जो भी पत्र महात्मा गांधी उनके सहयोगियों द्वारा या उनके विरोधियों द्वारा आपस में कहीं लिखे जाते थे, तो ये चीज़ एक महत्वपूर्ण है कि कुछ पत्र सार्वजनिक होते थे जो सबके लिए होते थे, जिनको कोई भी पढ़ सकता था। हो सकता है अखबारों में भी पब्लिश होते हों, लेकिन कुछ पत्र आपस में व्यक्तित्व से व्यक्ति तक जाते थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। लेकिन ये भी माना जाता है कि कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो पत्र भी सार्वजनिक हो जाएं। जिसको पत्र लिखा गया है उसके द्वारा या उनके बाद कुछ समय के बाद उनके ये पत्र प्रकाशित हो जाएं, जनता में आ जाएं। तो उदाहरण के लिए जैसे भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है। कोई भाषण है, वहाँ हमें उसके सार्वजनिक जीवन का जो एक विचार है उसकी जानकारी मिलती है। जबकि व्यक्तिगत जो पत्र हैं हमें उनके निजी जीवन या निजी विचारों की झलक देते हैं। तो इन पत्रों से हमें लिखने वाले को अपना गुस्सा, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशाएं, हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं कि उनमें अपनी कैसे कुंठा, गुस्से को जाहिर करते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वह सार्वजनिक वक्तव्यों में या सार्वजनिक मंचों से वो नहीं कही जा सकती, जो हम पत्र में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लिखकर बता सकते हैं, वो सार्वजनिक मंच पर नहीं कही जा सकती। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक पत्र सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है। हमें पता नहीं रहता कि कौन सा सार्वजनिक है, कौन सा निजी है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं और इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। जनता के साथ भी वो जुड़े होते हैं, जनता को पता चल जाता है। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से तय होती है कि भविष्य में एक दिन उन्हें प्रकाशित किया जा जाएगा। कि वो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखा जाता था, लेकिन उस समय ये भी ध्यान रखा जाता था कि भविष्य में या उनके बाद ये पत्र सार्वजनिक भी होंगे, प्रकाशित भी होंगे। तो उनके बारे में फिर वो क्या सोचेंगे जो उस समय के लोग हैं, पढ़ेंगे
किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रपूर्वक नहीं लिख पाते थे, क्योंकि डर होता था कि पत्र आप लिख तो एक व्यक्ति को रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो पत्र प्रकाशित हो सकते हैं, तो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से नहीं कह पाते थे। महात्मा गांधी जो हरिजन नाम का उनका जो एक पत्र था, अखबार, उसमें उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। हरिजन जो पत्रिका थी उसमें महात्मा गांधी प्रकाशित कर देते थे उनको। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें पत्र लिखे, उन पत्रों का एक संकलन तैयार किया गया। यानी कि नेहरू ने जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी को पत्र लिखे थे, उनका एक संकलन तैयार किया गया, भाग तैयार किया गया, उसे एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा कहा गया, के नाम से प्रकाशित किया गया। इसको नोट करना। अब एक घटना पत्रों के आईने में देखिए कि जो कोई भी घटना है उसको पत्रों के माध्यम से कैसे लिखा जाता था। 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ, जिसको आज आप रूस कहते हैं, 1991 में सोवियत संघ का बिखराव हो गया था, टुकड़े हो गए थे, तो आज सोवियत संघ नहीं है। प्रयोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि 1919 में आपने पढ़ा कि रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति हुई थी, तो उस साम्यवाद समाजवाद से नेहरू बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादी जैसे जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, NG रंगा तथा अन्य जो लोग थे उनके साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करना शुरू किया, तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच एक खाई पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए, मजदूरों और किसानों की मांगों का समर्थन किया। जब 1936 में नेहरू जो हैं अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो फांसीवाद नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद था, इटली में फांसीवाद था, तो मुसोलिनी के नेतृत्व में और हिटलर के नेतृत्व में, तो ये जो थे वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक विश्व के लिए एक विचार था, जिसका परिणति जो है दूसरे विश्व युद्ध के रूप में हुई थी। तो इस पर बहुत अधिक अब जोर दे रहे थे, समाजवाद पर, फांसीवाद के विरोध पर। तो नेहरू ने के समाजवादी जो वक्तव्य थे उनसे जो रूढ़िवादी थे, यानी कि जो भारत के परंपरागत पुराने नेता थे, राजेंद्र प्रसाद थे और सरदार पटेल थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो वर्कर कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने, क्योंकि वो समाजवाद पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। दूसरी ओर मुंबई के प्रसिद्ध जो उद्योगपति हैं उन्होंने नेहरू की आलोचना शुरू कर दी थी। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू, और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थता की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के जो रेडिकल जो उग्र विचार थे, उन पर अंकुश लगाने और प्रसाद तथा अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने पर प्रेरित किया। तो दोनों ही लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना बदलाव करने पर उन्होंने बीच में मध्यस्थता करवा दी थी नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की। तो इस प्रकार ये अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में नेहरू ने उस समय के बहुत सारे पत्रों को प्रकाशित किया था। तो इन पत्रों के अंशों को आगे और भी हम पढ़ेंगे। अ बंच ऑफ लेटर्स से ही है ये भी। वर्धा 1 जून 1936 का मेरे प्रिय जवाहरलाल जी, ये जो पत्र है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें देखिए, कल आपसे विदा लेते समय गांधी जी के साथ हमने लंबी वार्ता की थी। लेने के बाद भी, गांधी जी से मिलने के बाद भी हमने वार्ता की थी, आपस में देर तक चर्चा की, और हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए जो मार्ग हैं काफ़ी उनसे दुख है। हमारे पत्र के माध्यम से आप विशेषतः आहत हुए हैं। आपको शर्मिंदा करना है, चोट पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं था, इरादा नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको ठेस पहुंची है तो हम बिना झिझक अपना पत्र वापस ले लेते और उसमें संशोधन कर लेते, परंतु हमने समग्र स्थिति पर पुनर्विचार करने के बाद यह पत्र अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया है। जो इस्तीफा देने की उन्होंने धमकी दी थी वो हम वापस ले रहे हैं। हमें लगता है कि प्रेस में छपे आपके सारे बयान में आप कांग्रेस के सामान्य कार्यक्रम पर उतना नहीं बोले जितना कि ऐसे विषयों पर बोल रहे जो कांग्रेस की स्वीकृति नहीं है, जिसको, और ऐसा करते हुए आप कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है
उसमें हमारे मुट्ठी भर सहयोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, न कि बहुल वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसकी कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपसे अपेक्षा की थी कि आप कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं, जिन पर कांग्रेस की सहमति है, उन पर बोलने की बजाय आप समाजवाद पर ज़्यादा बोल रहे हैं, जिसका उस समय कोई भी महत्व नहीं था भारत में। हमारे विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, जिसमें से हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिनका समय बीत चुका है, पुराने पड़ गए हैं, वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो ऐसे रूप में हमें दिखाया जा रहा है, हमें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश की प्रगति में बाधक हैं, जिन्हें उन पदों से हटा दिया जाना चाहिए जो उन्होंने अनाधिकार प्राप्त किए हुए हैं। हमने महसूस किया कि अन्य लोगों ने हमारे साथ भारी अन्याय किया है और कर रहे हैं। हमें आपसे संरक्षण की अपेक्षा थी, आपसे संरक्षण हमें नहीं मिला, जो एक सहकर्मी और हमारा अध्यक्ष होने के नाते आपसे मिलना चाहिए था। तो ये गांधी जी को उन्होंने शिकायत लिखी है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फिर इलाहाबाद में 5 जून 1936 को मेरे प्रिय बापू के रूप में बापू को जवाहरलाल नेहरू जो है महात्मा गांधी को पत्र लिखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखते हैं। मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। जब से मैं वर्धा से आया हूँ, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक से अशांति से घिरा हुआ हूँ। स्वास्थ्य मेरा मानसिक शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। यूरोप से लौटने के बाद मैंने पाया कि वर्किंग कमेटी की बैठकों में बुरी तरह से थक जाता हूँ। मेरी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है। हर नए अनुभव के साथ मैं और ज़्यादा बूढ़ा महसूस करने लगता हूँ। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को लिख रहे हैं। चीज़ों को दुरुस्त करने और संकट को टालने में आपने जो कष्ट उठाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया दूसरा पत्र पढ़ा। उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं, उन्हें देखा है मैंने। तथ्य चाहे जो भी कितनी भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाए, उसका सत्य यह है कि मैं असहनीय मुसीबत बन चुका हूँ और मेरे जो भी गुण हैं, थोड़ी बहुत क्षमता, ऊर्जा, गंभीरता, कमोबेश प्रभावित होने वाला व्यक्तित्व सभी खतरनाक बन चुके हैं। और क्योंकि वे एक गलत रथ समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, इन बातों को के निष्कर्ष स्पष्ट हैं। यानी कि जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं कि मैं समाजवाद का जो बारे में बोल रहा हूँ, उसका समर्थन कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे बिल्कुल एक तरह से वो अयोग्य मान रहे हैं। मैंने अपनी पुस्तक में अपने विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। अपनी पुस्तक में मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। मेरे वे विचार आकस्मिक नहीं थे, मेरा हिस्सा है और भविष्य में मैं उन्हें बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ता, मुझे उनको अभिव्यक्त करना ही होगा, क्योंकि मैं व्यापक एकता को महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैंने कोमलतम शब्दों में उन्हें व्यक्त किया है, निश्चित निष्कर्ष की बजाय विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव के रूप में बहुत ज़्यादा। मुझे इस पद्धति में कांग्रेस में जो कुछ भी कर रही है, उसमें कोई भी टकराव दिखाई नहीं देता। यानी कि जो मैं समाजवाद का प्रचार कर रहा हूँ, उससे कांग्रेस और उसमें कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि बुरा मेरा विचार है। जहाँ तक कि चुनाव का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय ही लाभकारी साधन था। इससे जनता में उत्साह का संचार हुआ है। मेरे कोमल और अस्पष्ट रवैये को मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिपूर्व कारक मानते हैं। मुझे यहाँ तक कहा गया है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर इस तरह के बार बार जोर देना बेवकूफ़ी है, कम से कम गलत तो था ही। आपने मुझे बताया है कि आप कोई वक्तव्य जारी करना चाहते हैं। मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दृष्टिकोण देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जवाहरलाल ऐसा लिखते हैं। गांधी जी से गाँव 15 जुलाई 1936 को लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू को। तुम्हारा पत्र मेरा हृदय छू गया। तुम्हें मुझसे ज़्यादा ठेस हुई है। तथ्य यह है कि तुम्हारे जो साथी हैं, उनके पास तुम्हारे जैसा साहस बेबाक की नहीं है। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। मैंने हमेशा उन्हें समझाया है वे तुमसे उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, क्योंकि उनके पास साहस नहीं है और वे जब भी बोलते हैं उठपटांग बोलते हैं, उससे तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। वे तुम्हारी फटकार और साहबी जो अंदाज है
उससे आहत हैं। सबसे बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचूकता और श्रेष्ठता का ज्ञान का भाव दिखाई देता उससे परेशान है। उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ न्यूनतम सौम्यता का व्यवहार नहीं किया है। कभी भी समाजवादियों के व्यंग बाणों या गलत निरूपण से उनका बचाव नहीं किया है। मुझे यह पूरा प्रसंग एक त्रासद प्रहसन जैसा दिखाई देता है, यानी कि कोई त्रासदी जो है एक हंसी मजाक जैसी दिखाई देती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पूरे मसले को हल्के होकर देखें। इस कांटों के जो ताज है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हुए हैं उसको कांटों का ताज कहा। इसके लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया है। भले ही सिर छिल जाए, इसे उतारना मत, इसको छोड़ना मत। कमेटी की बैठकों में अपना हास्य विनोद यानी कि हंसी मजाक का जो आप तुम्हारा भाव है वो जारी रखे। यह तुम्हारे लिए सामान्य भूमिका है। चिंतित और चिड़चिड़े व्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जचता, अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ, यह पत्र पढ़ते तुम्हें कैसे खुशी मिली। जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे और कहते थे कि तिरंगे के चारों ओर तुम झूम झूम कर नाचे। यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर, रावी नदी के तट पर अधिवेशन, जब राष्ट्र को प्रथम स्वतंत्रता जो दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ऐसा लिखते हैं, मेरा प्यारा बापू, गांधी ऐसा लिखते हैं, मेरा प्यार बाबू। बाबू ने ये पत्र जवाहरलाल नेहरू को लिखा था। अब नेक्स्ट देखिए कि छवि गणना, इसमें क्या दिया हुआ है। आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जिसमें हम आत्मकथा अपने बारे में लिखते हैं, जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है। यहाँ तक कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी जाती हैं, कि जो हमें कितना याद है, जो याद है वही लिखा जाता है। उनसे पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी और क्या वह याद रखना चाहता था, या औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को कैसे दिखाना चाहता था। क्योंकि आत्मकथा अपने बारे में स्वयं लिखता है आदमी। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है अपने बारे में जब वो लिखता है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता, हमें उन चुप्पियों का कारण समझना चाहिए। कुछ चीज़ें हम लिखने वाला छुपा लेता है अपने बारे में, तो इच्छित अनिच्छित जो विस्मृति हैं के उन कृत्यों को समझना चाहिए कि क्या वो छिपा रहा है और क्यों छिपा रहा है, वो भी हमें जानना चाहिए। पुलिस की नज़र में देखिए, औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। तो इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्रोत बता रहे हैं कि हम कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। उस समय पुलिसकर्मी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए जो पत्र रिपोर्ट वो गोपनीय होती थी, लेकिन अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी देख सकता है। आइए एक ऐसी स्रोत को देखें कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में गृह विभाग द्वारा दी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टें जो 15 दिन में हर पखवाड़े में तैयार की जाती थी, इन दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण ये इस दिशा में रही हैं। ये रिपोर्टें स्थानीय इलाकों में पुलिस के मार्फत दी जाने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, कि उनमें यह भी दिखाया जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे और क्या मानते थे। राजद्रोह और विद्रोह की जो संभावना है, यह मानते हुए खुद इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं को का कितना आधार है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय पाक्षिक रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा होगा। जब नमक सत्याग्रह आपने पढ़ा था, रिपोर्टें सामान्य थी, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया था। रिपोर्टों में यात्रा को एक नाटक, कर्तव्य और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रति अनिच्छुक, जो शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने के एक हताश कोशिश के रूप में दिखाया गया था। ये यहाँ इसी प्रकार का एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस के जो वॉलंटियर थे वो पुलिस से भिड़ते हुए दिखाए गए हैं। गृह विभाग की जो पाक्षिक रिपोर्टें हैं, जो 15 दिन में रिपोर्ट जाती थी, मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा, पहले 15 दिन मार्च के, उसमें क्या लिखा। गुजरात में तेज़ राजनीतिक बदलाव पर यहाँ गहरी नज़र रखी जा रही है। इनसे प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई है, इसलिए किसान फसल की कटाई में व्यस्त हैं और विद्यार्थी आने वाली परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए, सामान्य बात है। मध्य प्रांत और बेरार
सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों के अलावा कोई उत्तेजना नहीं थी। 7 मार्च 1930 को जो सरदार पटेल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 महीने की उनको सज़ा हुई थी। सिर्फ कांग्रेस में हलचल थी। नागपुर जो कांग्रेस कमेटी है उसके द्वारा गांधी जी की यात्रा शुरू होने पर उन्हें बधाई देने के लिए आयोजित सभा में 3,000 से ज़्यादा जो लोग जुटे थे। बंगाल में देखिए, बंगाल के बारे में क्या रिपोर्ट थी कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पिछले पखवाड़े की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। श्री J.M. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई। इन परिषदों के गठन के अलावा बंगाल में कोई सविनय अवज्ञा के प्रश्न पर कोई ऐसा सक्रिय कोई मुद्दा नहीं है। जिलों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि जो बैठकें आयोजित की गई थी उनमें लोगों ने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। आम जनता पर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन महिलाओं की संख्या इन बैठकों में बढ़ती जा रही है। ये एक चिंता का विषय था। बिहार और उड़ीसा में देखिए, कांग्रेस की गतिविधि के बारे में रिपोर्ट करने लायक कुछ खास नहीं है। चौकीदारी टैक्स का भुगतान न करने के बारे में एक अभियान काफ़ी चर्चा में है कि जब ये गिरफ्तारी होगी गांधी जी की, सविनय अवज्ञा आंदोलन तेज होगा, तो शायद वो जो चौकीदार का टैक्स है, जो गांव में चौकीदार लगते हैं उनका जो टैक्स उनसे लिया जाता था उसको देने के लिए, तो उसका एक ऐसा अनुमान लगाया था कि शायद वो टैक्स ना दें। और नेक्स्ट देखिए, मद्रास में देखिए कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से बाकी मुद्दे हाशिए पर चले गए। आम जनता जो है उनकी यात्रा को नाटकीय और कार्यक्रम को अव्यावहारिक मानती है, किंतु हिंदू जनता उन्हें अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। इसलिए गिरफ्तारी की संभावना, जिसके बारे में वो खुद बहुत उत्सुक हैं गांधी जी की भी उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके राजनीतिक प्रभाव के बारे में काफ़ी गलतफहमियां फैली हुई है। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया और मुंबई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई। बम्बई में देखिए कि केसरी प्रेस ने आक्रामक रूप से अपने अंदाज में लिखा है कि हमेशा जैसे आग उगलने के अंदाज उसका होता था कि अगर सरकार सत्याग्रह की ताकत परखना चाहती है तो उसे पता होना चाहिए कि सत्याग्रह की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों से सरकार को हानि होगी। चाहे आंदोलन सफल हो या असफल हो, नुकसान सरकार को होगा। यदि सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करती है तो उससे राष्ट्र के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, यानी कि देश में गुस्सा पैदा होगा। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ता जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में भारतीयों को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए हमारा मानना है कि अगर सरकार श्री गांधी को दंडित करती है तो ये राष्ट्र की विजय होगी। अगर उन्हें सरकार आगे बढ़ने देती है तो भी राष्ट्र की उससे भी बड़ी विजय होगी। दूसरी ओर विविध वृत्त जो है, ये जो नामक मध्य मार्गी अखबार है, उसने लिखा, इस आंदोलन की व्यर्थता की ओर संकेत किया। यह आंदोलन अपना उद्देश्य घोषित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन सरकार को भी चेतावनी दी कि दमन का रास्ता इसके उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। ये जो विविध वृत्त है ये कांग्रेस और भारतीय दोनों के पक्ष विपक्ष पर विचार करता था, दोनों पर लिखता था। और ये मराठी पत्र था। 1 जनवरी 1925 को ये साप्ताहिक पत्र शुरू हुआ था। यहाँ देखिए, मार्च 1930 का दूसरा पखवाड़ा, यानी कि पहले हमने 15 दिन के बारे में पढ़ा था, अब 15 से 16 तारीख से 30 तारीख तक मार्च के अंतिम जो 15 दिन हैं उनके बारे में यहाँ देखिए। बंगाल, सबका ध्यान समुद्र तट पर गांधी जी की यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो तैयारी थी उस पर केंद्रित था। चरमपंथी जो अखबार उनकी गतिविधि और भाषणों के बारे में विस्तृत रूप से लिख रहे थे। बंगाल में बैठकें हो रही थी, प्रस्ताव पारित हो रहे थे। गांधी जी जिस सविनय अवज्ञा की बात कर रहे थे उसके प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। ये अंग्रेज़ों की रिपोर्टें थी जो भेजी जा रही थी। सामान्य रूप से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी के साथ क्या किया जाता है। संभावना यह है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो बंगाल के ज्वलनशील जो हालात में चिंगारी भड़क उठेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी आग भड़कने की कोई गंभीर स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। मध्य प्रांत और बेरार में, मध्य प्रांत का मतलब जो मध्य प्रदेश आज आप मान सकते हैं। 12 मार्च गांधी जी को की यात्रा शुरू होने के अवसर पर नागपुर में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। स्कूल कॉलेज सुने। सरकार शराब की दुकानों का बहिष्कार, वन कानूनों का उल्लंघन करने की संभावना वहां दिखाई दे रही थी। पंजाब में झेलम जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुल्तान में कर न
चुकाने के लिए आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभवतः गुजरावाला में राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू हो सकता है, ऐसी रिपोर्टें थी। संयुक्त प्रांत जिसको आज आप उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, तो पिछले पखवाड़े के दौरान राजनीतिक गतिविधि निश्चित रूप से तेजी आई थी उनमें। कांग्रेस का मानना है कि जनता की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ अनोखा काम करने चाहिए। तो गांधी जी के आदेश पर वॉलंटियरों की भर्ती, गांव में प्रचार, नमक कानून के उल्लंघन की तैयारियां जैसे ऐसी जिलों से रिपोर्टें आ रही थी। संयुक्त प्रांत में पखवाड़े में जो चीज़ें तेज़ी से बदली उसमें ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ, ये सारे उत्तर प्रदेश के स्थान हैं। इनमें नमक कानून की खुलेआम अवहेलना की जा रही थी। चीवकी जो रेलवे स्टेशन पर, वहाँ जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय वह यूथ लीग की बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रांत की ओर जा रहे थे। उन्हें रेलवे स्टेशन से फ़ौरन नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहाँ मुकदमा चलाया गया और 6 मास का उनको कारावास दे दिया गया। बिहार, उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर गैर कानूनी नमक के उत्पादन के अनोखे मगर छोटे प्रयास किए जा रहे थे। मध्य प्रांत जबलपुर में सेठ गोविंद दास ने रासायनिक नमक तैयार करने का प्रयास किया, लेकिन जिसकी कीमत सामान्य नमक से बहुत ज़्यादा थी, तो वो बाजार में बिकने की स्थिति में नहीं था। मद्रास पुलिस ने समुद्र के पानी को उबालकर बनाए गए नमक को जब्त करने का प्रयास किया, तो विशाखापट्टनम में पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अन्य स्थानों पर अवैध नमक को जब्त करने का कोई खास विरोध नहीं हुआ। बंगाल में मुफस्सिल इलाके का मतलब ये था कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास के क्षेत्र थे, उनमें अवैध नमक निर्माण की कोशिशें जारी है। 24 परगना, मिदनापुर जिले में इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। वास्तव में बहुत कम नमक बनाया गया है, उसमें से भी जब्त कर लिया गया है। उसको बनाने के लिए प्रयोग किए गए बर्तनों को नष्ट कर दिया गया है। अखबारों से देखिए कि अंग्रेजी और विभिन्न जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। उस समय जो छपने वाले अखबार थे, समकालीन का मतलब जो गांधी जी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, उनके बारे में खबरें छापते थे। अखबार इस बात का संकेत देते हैं कि भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अखबारी जो ब्यौरे हैं उनको पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच, अलग दृष्टिकोण होता था, तो उनके अखबारों में कोई सारी जानकारी सत्य नहीं होती थी। उनके विचारों से भी तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले जो अखबार हैं उसमें भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाली रिपोर्टें एक जैसी नहीं होती थी। यानी कि एक ही घटना अगर लंदन से छप रही है, अंग्रेजी अखबार में छप रही है, या एक भारतीय भाषा के राष्ट्रीयवादी अखबार में छप रही है, एक ही घटना को दोनों अलग अलग नज़रिए से पेश करते थे, जो एक दूसरे से विरोधी होती थी, विरोधाभास दोनों में होता था। इन रिपोर्टों को देखना तो चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास एहतियात सावधानी बरतनी चाहिए कि इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम पर शब्द से सच ब्यौरा नहीं माना जा सकता। अक्सर उनमें ऐसे अफसरों की आशंकाओं और बेचैनियों की झलक मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। उनके प्रसार से के बारे में बेचैन थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गांधी जी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा। औपनिवेशिक सरकार, जनता उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती थी। अपने शासन के बारे में उनकी चिंता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखिए कि बहुत सारे राष्ट्रवादी, जो मुख्य राष्ट्रवादी हैं, दिए हैं। भारत माता बनाई हुई है, राष्ट्रध्वज बने हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं और इसमें गांधी जी को ओम के बीच में किस प्रकार दिखाया गया है। देखिए क्या लिखा है कि इस तरह के चित्रों से प्रदर्शित होता था कि गांधी जी के बारे में लोगों की समझ क्या थी। लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता था। राष्ट्रवाद के वृक्ष में गांधी जी केंद्र में छाया के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनमें चारों ओर अन्य जो नेता हैं या मनीषी हैं उनके चित्र छपे हुए हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, आंदोलनकारी उनको दिखाया गया है, बीच में गांधी जी को दिखाया है। काल रेखा देखिए कि 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 1917 चंपारण आंदोलन, इनको तारीखों को याद कर लेना। खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 रोलेट एक्ट, मार्च
अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 को, बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में, 29 में लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने लक्ष्य माना, 1930 में सविनय अवज्ञा दांडी यात्रा, 31 में गांधी इरविन समझौता और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होना, 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। ये नोआखली जो आज बंगाल, पहले बंगाल में था लेकिन आज ये बांग्लादेश में है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। तो ये जो काल रेखा है इसको भी आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, नोट कर लेना इसको भी। पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण जो गणना है ये समय दिए हुए हैं। इस पूरे अध्याय में हमने गांधी जी और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा, जिसमें बहुत सारे आंदोलन हमने पढ़े और आंदोलनों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे उनके बारे में भी पढ़ा, भारत विभाजन के बारे में पढ़ा। तो इसमें देखिए कि हमें किसी एक मत विचार से इस पूरे अध्याय को या इतिहास को नहीं देखना चाहिए। निष्पक्ष होकर हमने उसकी जो एक जांच करनी चाहिए। इतिहास के छात्र होने के नाते प्रत्येक विचार, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक करैक्टर, पात्र जो भी आप इसमें पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम जिस चीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उस पर हमें निष्पक्ष भाव रखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे जाति से या मेरे मत से या मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है तो वहाँ मेरी सोच अलग होगी। तो हमें निष्पक्ष होकर इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां इस प्रकार की घटनाओं से राष्ट्र को बड़ा नुकसान हुआ है। तो जितने भी हम पात्र पढ़ते हैं इतिहास में, घटनाएं पढ़ते हैं, निष्पक्ष होकर एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में हमने उनका अवलोकन करना चाहिए। जो चीज़ें लिखी होती हैं हमें पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ते हैं, टीचर हैं, तो हम एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में इतिहास के छात्र होने के नाते इन घटनाओं को और जो भी तथ्य होते हैं उनका निष्पक्ष भाव से विवेचना हमने करनी चाहिए। भारत जो राष्ट्र है, दो राष्ट्र बने, धर्म के नाम पर राष्ट्र का विभाजन हुआ, मुसलमानों को द्विराष्ट्र का सिद्धांत अलग राष्ट्र दे दिया, लेकिन इतिहास में वो साबित हो गया कि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था वो गलत हुआ, क्योंकि 1971 में मुस्लिम पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना, भारत धर्मनिरपेक्ष रहा और एक ही मत संप्रदाय या धर्म के लोग होते हुए भी विभाजित हो गए। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान बन गया। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत अपने आप ही नष्ट हो गया। तो धर्म के नाम पर जो बंटवारा था पूरी तरह से गलत था। उसमें कांग्रेस जिम्मेदार थी, उस समय के नेता जिम्मेदार थे और जो सरकार यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनकी इस प्रकार की नीतियां थी कि किसी प्रकार से इस देश को टुकड़ों में बांटकर यहाँ हमें अपने जो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ है उनको सिद्ध करते रहें। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। और उसके अलावा भी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू या सिख रहे, उनकी जो आबादी थी 1947 में थी, वो धीरे धीरे सिमटती हुई आज बहुत कम हो गई है, पॉइंटों में आ गई है, जिसको आप टिप्स पर उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन भारत में मुसलमानों की जो आबादी है वो आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। और विश्व में सबसे अधिक जो मुस्लिम आबादी का देश है इंडोनेशिया, और दूसरे नंबर पर दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का जो देश है वो भारत है। तो हमें इस बात पर गर्व है कि यहाँ हमेशा से हर मत, विचार, धर्म, पंथ, पूजा पद्धति का सम्मान होता आया है। तो ये देश सहिष्णु है, बहुसंख्यक यहाँ की सहिष्णु है, तभी इस प्रकार की लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता फल फूल रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।